खुदाई की तस्वीरें गणेश मंदिर के हवन कुंड से सामने आई हैं। हवन कुंड को हटाया जाता है, उसकी खुदाई की जाती है और उस हवन कुंड के ठीक नीचे एक साथ दो दो लाशों को दफनाया गया था। इंटरलॉकिंग टाइल लगाकर बदबू और उस लाश को छुपाने की एक नाकाम कोशिश हुई थी। इस परफेक्ट क्राइम को करने के लिए उस मंदिर के मेन पुजारिया कहें महंत ने ही पहले मर्डर किया। मर्डर करने के बाद अपने ही चेले चपाटों के साथ मिलकर उस मंदिर के हवन कुंड के नीचे लाश को दफना दिया, जिसकी खुदाई खुद मजदूर कर रहे हैं। और जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करें, लगभग ठीक इससे 12 घंटे पहले की खुदाई की ये तस्वीरें हैं। उस तस्वीरों को विश्लेषण करने के बाद आज हम आपके सामने बैठकर बता रहे हैं कि किस तरीके से महंत ने पिछले 20 दिनों से दो लोगों को गायब कर दिया। परिवार वाले परेशान थे, परिवार वालों को पता था कि हमारे बच्चे पंडित जी के पास गए हैं किसी काम के सिलसिले में, लेकिन वहां से उनका फोन स्विच ऑफ हो चुका है, फोन नहीं लग रहा है, बच्चे नहीं मिल रहे हैं। पुलिस भी हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई थी क्योंकि कावड़ यात्रा चल रही थी और जैसे ही कावड़ यात्रा खत्म होती है, यूपी पुलिस जागती है और सीधे पहुंच जाती है देर रात खुदाई करने के लिए। उस मंदिर में खुदाई करने से पुलिस वाले भी डर रहे थे कि अगर कल को कुछ नहीं मिला तो इस पूरे इलाके में एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बन सकता है। बताएंगे इस रिकॉर्डिंग क्राइम के जरिए कि किस तरीके से पुलिस वालों के दिमाग के चकरा देने वाली इस मर्डर मिस्ट्री में महंत सबसे अहम भूमिका निभाता है। महंत भाग जाता है और जब पुलिस पता लगाने की कोशिश करती है कि क्यों महंत और उसके चेले चपाटों ने एक साथ दो लोगों को मौत के घाट उतारा, वो शख्स कौन था जो जमीन के नीचे लाश दफन होने की बात जो इतने दिनों तक किसी को नहीं पता चल पा रही थी, उस शख्स ने किस तरीके से पुलिस वालों को जाकर बताया कि सर आपको गली मोहल्ले शहर भर में ढूंढने की जरूरत नहीं है, जिसे ढूंढने के लिए लोग इधर उधर जाते हैं, भगवान को ढूंढने के लिए कहां कहां नहीं पहुंच जाते। आप भगवान के घर पर जाइए और वहां पर आपको लाशें मिलेंगी, वहीं पर आपको दोनों लड़के भी मिल जाएंगे। क्या है पर्दे के पीछे की कहानी, जानेंगे इस रिकॉर्डिंग क्राइम के जरिए। तो ये बागपत का चांदी नगर इलाका है और यहाँ पर बना हुआ है एक गणेश मंदिर। इसी मंदिर में 13 अगस्त यानी कि आज ही तड़के सुबह सुबह 3 बजे जब हल्का अंधेरा होता है, पुलिस की जीप कुछ मजदूरों को लेकर इस मंदिर में दस्तक देती है। लेकिन इससे पहले ही इस मंदिर का जो पुजारी था नरेश नाथ, उसको पता लग गया था कि पुलिस को किसी ने उसकी इस पूरी वारदात की जानकारी दे दी है। पुलिस उसको पकड़ने आने ही वाली है, इससे पहले ही वो भाग निकलता है। अब जैसे ही पुलिस मंदिर में दस्तक देती है, मजदूरों के साथ जाती है, तो उन्हें सोचने भर का समय लगता है कि आखिर किस जगह पर वो खुदाई शुरू करें। लेकिन जो टिप मिली थी उसमें कहा गया था कि जो हवन कुंड है, अगर आप उसको खोदेंगे और उसके काफ़ी गहराई में जाएंगे तो आपको एक साथ दो दो लाशें मिल जाएंगी और आप जिनकी तलाश कर रहे हैं लगभग 19 दिन से, वो दोनों लड़के आपको मिल जाएंगे। ये जो आपको मैं तस्वीरें भी दिखा रही हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ मजदूर लगे हुए हैं, अंधेरा काफ़ी है, लाइट ठीक से जल नहीं रही है, टॉर्च जलाए गए हैं, मोबाइल का जो टॉर्च होता है उसको जलाया गया है, पुलिस की टीम वहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर मिट्टी अगर आप गौर से देखेंगे तो कितनी मिट्टी बाहर निकल आई है, यानी कि लगभग सोचिए 2 से 3 फीट का जो गड्ढा है वो खोद दिया गया है। इस मिट्टी को देखकर ये अंदाज़ा लग रहा है। और जो शख्स है अगर आप उसे भी देखेंगे तो उसके पैर के आधे घुटने तक जो मिट्टी है वो पूरी उखड़ चुकी है, निकल चुकी है और वहाँ वो नीचे खड़ा हुआ है, फावड़ा लगातार मार रहा है। और तभी उसे कुछ हलचल दिखाई देती है, तभी उसे समझ में आता है कि उसका जो फावड़ा है वो किसी काले रंग के कपड़े में अटक गया है। और इसके बाद जो पुलिस की टीम यहाँ तैनात है वो कहती है कि फौरन और ज़्यादा गहरा खोदो। और जैसे ही मजदूर उस खुदाई को कंटिन्यू करते हैं और ज़्यादा गहराई में जाते हैं, तभी इस गड्ढे के अंदर से, यानी मंदिर के हवन कुंड में खोदे गए इस गड्ढे के अंदर से दो दो लाशें, यूं कहें कि आधे कंकाल निकलते हैं, जिनके कुछ ही हिस्से या बाकी थे या कुछ ही खाल बची हुई थी। शरीर पर कपड़े थे, घड़ी थी, जूते थे, यानी जो उन शख्स ने उस वक्त मरने से पहले पहना हुआ था वो सब ज्यों का त्यों उस पर जो बॉडी थी उस पर मौजूद था। अब ये खुदाई करने से पहले ये इतनी आसान खुदाई नहीं थी कि यार मिट्टी खोद दिया। पुलिस को मजदूरों के द्वारा जो पूरी एक एक टाइल थी, इंटरलॉकिंग टाइल थी, उनको हटाना पड़ता है। उन एक एक टाइल को हटाने के बाद इस पूरे गड्ढे को खोदा जाता है। अब एक तरफ मंदिर के अंदर 3 बजे जब पुलिस की फोर्स आती है, 2-2 गाड़ियाँ आ जाती हैं, मजदूर आते हैं तसला लेकर, फावड़ा लेकर, और जब हवन कुंड में इस तरह से बात होती है तो आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। और जब उन्हें सुनाई देता है कुछ तोड़ फोड़ की आवाज़ आ रही मंदिर से,
तो बाहर जो लोग मौजूद थे उनका बस एक ही सवाल था कि आखिर मंदिर से क्या निकाल रहे हैं, मंदिर में पुलिस की टीम क्यों आई है खुदाई करने के लिए। उन सबको लगता है किसी ने कोई ऐसा खजाना गाड़ दिया है, कोई कलश निकल रहा है, कोई चीज़ हो रही है। किसी को भी भनक नहीं थी कि अंदर से 2-2 लाशें निकलेंगी। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो अंदर जाने को आतुर थे। वो कह रहे थे कि रात में भगवान के मंदिर में आके पुलिस की टीम क्या कर रही है। लेकिन करीब करीब 1.5 से 2 घंटे की खुदाई के बाद जब अंदर से पुलिस की टीम 2 लाशों का, यूं समझे, कंकाल लेकर बाहर निकलती है उन पन्नियों के अंदर, पैकेट्स के अंदर, तो बाहर खड़े सब के सब लोग सन्न रह जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि उन्हीं के आसपास के इलाके में एक मंदिर के अंदर 2-2 कत्ल हो जाते हैं और किसी को पता नहीं चलता। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा काम ये था कि इन लाशों की तहकीकात करवाना, शिनाख्त करवाना, और जब शिनाख्त भी करवाई जाती है उनके कपड़ों से, जूतों से, इसके अलावा फॉरेंसिक जो एविडेंस होते हैं उसके तहत, तो पता लगता है इन दोनों का नाम, एक का नाम अंकित है और एक का नाम है इसरार, यानी कि एक लड़का हिंदू है और एक लड़का मुस्लिम। तो यहाँ पर बाकी लोग और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि एक लड़का जो हिंदू था वो मंदिर गया, उसका कत्ल हो गया, एक मुस्लिम लड़का भी जो मंदिर गया उसका भी कत्ल हो गया। अब सब के सब परेशान, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि बाकी के जो लोग थे जो मंदिर के आसपास रहते थे उन्हें पूरी कहानी पता ही नहीं थी। लेकिन जैसे ही अंकित और इसरार की फैमिली को इस बारे में पता लगता है कि मंदिर के हवन कुंड के नीचे से दोनों की लाशें मिल गई हैं, पुलिस ने जब्त कर ली हैं और उसे फॉरेंसिक के लिए भेजा गया है, वो सारा माजरा समझ जाते हैं और फौरन आकर कहते हैं कि सर आप जल्दी से जल्दी उस पंडित को गिरफ्तार कर लीजिए, उसी ने हमारे बच्चों का कत्ल किया है। अब आपको जानना होगा, समझना होगा कि आखिर इस पूरी चीज़ की शुरुआत होती कैसे है। दरअसल ये जो शख्स आप तस्वीर में देख रहे हैं, नरेश नाथ, ये पंडित है उसी गणेश मंदिर का और उत्तराखंड का रहने वाला है। उत्तराखंड में इसने पूजा पाठ सीखा, उसके बाद ये बागपत आता है, कुछ समय तक ये गांव के इलाके में रहता है और उसके बाद इसे गांव वाले बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि इसके जो चाल चलन थे वो ठीक नहीं थे। ये ठीक से लोगों के साथ व्यवहार नहीं करता था, इसके कुछ इरादे भी नेक नहीं थे, इसलिए कई लोगों को ये पसंद भी नहीं था। कुछ समय पहले इसे गाँव से बाहर भी निकाला गया था और इसी सिलसिले में इसने मंदिर में पूजा पाठ शुरू किया और गणेश मंदिर का पुजारी बनकर ये बैठ गया। अब इस मंदिर में जो बागपत इलाका है, जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ के जितने भी लोग थे वो पूजा के लिए जाते भी थे। उसी में से एक लड़की भी थी। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, ये जो पंडित हैं इनके साथ आप एक लड़की देख रहे हैं जिसका पंडित ने हाथ पकड़ा हुआ है, और ऐसे कई सारी तस्वीरें भी हैं जो ऐसा दिख रहा है कि एक कपल पोज ये लोग दे रहे हैं। तो इसी लड़की को पंडित पहली बार देखते हैं, दोनों की बातचीत होती है। अब ये जो लड़की है ये अक्सर मंदिर आया जाया करती थी, बातें बढ़ती जाती हैं, बातें इस कदर बढ़ती हैं कि दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। यानी अब पंडित जो जी हैं वो अब इस लड़की से प्यार करने लगते हैं और इसीलिए ये लगातार उस लड़की के कांटेक्ट में रहते, इंस्टाग्राम के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू उसको अपने पास मिलने बुलाते। लड़की भी लगातार जाया करती थी। अब ये सारी चीज़ें जब एक तरफ चल रही थी तो उस लड़की के परिवार वालों को पता लग जाता है। अब लड़की के परिवार में कौन था? उसी लड़के की बहन थी वो लड़की जिसके साथ इस पंडित का अफेयर हो गया था। ये उस लड़की के साथ लगातार कांटेक्ट में था। अब ये सारी बातें जैसे उस लड़की की, जो आपको तस्वीर में लड़की दिख रही है, जब इसके घर वालों को पता लगती है, उसके भाई अंकित को पता लगती है, तो बोलता है कि ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है, तुम इन सब चीज़ों को छोड़ दो, अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, उस पर ध्यान दो। वो पंडित जी हैं, उनको अपना काम करने, तो वो भी अपने रास्ते से भटक रहे हैं, हम उनको भी समझाएंगे। इस तरह से कह के वो बहन को समझाता है। कुछ दिनों के लिए मामला शांत भी हो जाता है। लेकिन अब आप जानिए कि आखिर किस तरीके से अंकित के बार बार समझाने के बाद भी उसकी जो बहन थी वो अब भी पंडित से मिल रही थी। जब अंकित पंडित को समझाने की कोशिश करता है तो पंडित उसे क्या जवाब देता है, और अंकित के साथ साथ आखिर कैसे जो उसी का दोस्त इशरार था, जिसका घर अंकित के घर के बिल्कुल सामने है, जिस मुस्लिम लड़की की हम बात करें, आखिर उसका इस पूरे कनेक्शन में, इस पूरी कहानी में क्या रोल था, जिसकी वजह से अंकित के साथ साथ उस मंदिर के अंदर उसकी भी लाश मिलती है। और आखिरकार इस पंडित ने, जो नरेश नाथ है, इसने कैसे उन 2 लड़कों को मौत के घाट उतारा और उसके बाद अब तक ये पुलिस के चंगुल से फरार है। अंकित अपनी बहन को समझाता है कि तुम्हें उस पंडित से बात नहीं करनी है और उस बहन मान भी जाती है। लेकिन यहाँ पे जो पंडित नरेश है वो लगातार उसकी बहन के साथ छेड़ता था, उसे बातचीत करने की कोशिश करता था और इस बात की भनक अंकित को भी लग चुकी थी। अंकित को लगा कि मैंने अपने घर को तो संभाल लिया है लेकिन इस पंडित को भी संभालने की जरूरत है, और बाकायदा अपने दोस्त इशरार के साथ वो बाइक पर बैठता और फैसला करता है कि आज जाकर नरेश को समझा देना होगा कि वो उसकी बहन से दूर रहे।
ये लोग मंदिर पहुंचते ही जो मंदिर का आप दरवाजा देख रहे हैं, बाइक के जरिए सीसीटीवी फुटेज में पता लगा कि ये लोग उस मंदिर के अंदर दाखिल होते हैं। इशरार और अंकित दोनों जाते हैं और नरेश से कहते हैं कि तुम्हें हमारी बहन से दूर रहने की जरूरत है। समाज में तुम्हारा बहुत नाम है, तुम पूजा पाठ करते हो, तुम इन सारी हरकतों में ना पड़ो तो ज्यादा बेहतर है। ये हमारे परिवार का अंदरूनी मामला है। नरेश अंकित और इशरार की बात को उसे लगता है कि मुझे धमकाने आ गए हैं और ये मेरे इलाके में ही धमका रहे हैं, जहां पे मैं पूजा पाठ करता हूं, जहां पे मेरे शिष्य रहते हैं, जहां मेरे चेले रहते हैं, जहां मुझे लोग इतना मानते हैं, उस जगह पर आकर इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि मुझे डरा और धमका सकते हैं। नरेश पहले उन्हें हड़काता और कहता है कि तुम्हें पता है तुम कहां बैठे हो, ये मेरा इलाका है, ये मेरा मंदिर है, यहां मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। अंकित और इशरार को समझाते कि देखो तुम जो भी हो, तुम जितने भी ताकतवर हो, हमारी बहन का पीछा छोड़ दो, उसी में तुम्हारी भलाई है। अब जो बातों का जो गर्माहट थी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि नरेश गुस्से में आकर, ईगो में आकर कि उसके इलाके में आकर कोई से कैसे डरा सकता है, मारना शुरू कर देता है। मारते मारते जो उसके शिष्य थे वो भी उससे यहां पर आ जाते हैं और अपने गुरुजी को देखते हैं कि किस तरीके से गुरुजी लड़ रहे हैं, तो शिष्य भी एक तरीके से मार पिटाई करना शुरू कर देते हैं और उस मंदिर के चौखट पर इतनी ज्यादा गाली गलौज के साथ मार पिटाई शुरू हो जाती है कि यहां पर इशरार और खुद अंकित की भी मौत हो जाती है। अब गुरु और 3 शिष्य, 4 लोग मिलकर लाशों को देखते हैं और उन्हें लगता है कि इस मंदिर पर अब किसी की भी नजर पड़ सकती है। शाम के आरती में लोग यहां पर आएंगे, हर किसी को पता लग जाएगा कि उन्होंने 2 लोगों की जान ली है। करे तो करे क्या, फिर वो उस कमरे में लेकर जाते जहां पर हवन होता है और हवन की अभी नई नई बनाई गई थी, उसे फिर से उखाड़ते हैं, वो उसकी मिट्टी की खुदाई करते हैं। तीनों शिष्य अपने गुरु का आदेश का पालन करते हुए खुदाई करते हुए बहुत गहरी खुदाई करते हैं और लाश को वहां पर छुपा देते हैं, मिट्टी डालकर, इंटरलॉकिंग टाइल लगाकर और हवन कुंड के ठीक उसके ऊपर साइड में बनाकर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। अब यहां पर शाम की आरती होनी शुरू हो जाती है उस मंदिर के अंदर, सुबह की आरती भी होती है और रोजमर्रा की जिस तरीके से मंदिर में कामकाज होता है उसका सिलसिला शुरू हो जाता है। महंत अक्सर लोगों को जाकर अपना प्रवचन देते थे, लोग अपना ज्ञान देते थे, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता था कि उन्होंने क्या कृत्य किया है। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि मंदिर के प्रांगण में आकर कोई किस तरीके से खुदाई कर सकता है बिना उनके परमिशन के, और किसकी इतनी हिम्मत होगी कि वहां पर आकर वो खुदाई करेगा और बिना कुछ हुए वो वहां से आराम से निकल जाएगा। इस उम्मीद में और इस ओवर कॉन्फिडेंस के साथ वो लगातार मंदिर के आसपास ही मंडराता रहता था। मंदिर को वो छोड़ नहीं रहा था क्योंकि क्राइम सीन था, उसे पता था कि कभी भी पुलिस आ सकती है, उसे सिर्फ इतना ही करना है कि उस कमरे से उसे दूर रखना है। अब यहां पर उसका प्लान के मुताबिक चल ही रहा था। लगभग 2 हफ्ते बीत चुके थे, कोई पुलिस वाले वहां पर नहीं आए थे। यहां पर जो अंकित और इशरार की जो फैमिली थी, जो अंकित एक तरीके से अपने परिवार का एक लौता लड़का ही था, उसकी एक बहन थी, इशरार 3 बच्चों का बाप भी था। अब यहां पर परिवार की एक तरीके से उथल पुथल मचनी शुरू हो जाती कि इतने दिनों तक ये लोग गए तो गए कहां थे। अंकित और इशरार ने कहा था कि हम पंडित से बातचीत करने जा रहे हैं, उसकी बात से लौटे ही नहीं, ना फोन लग रहा है। तो ये कुछ दिनों के इंतजार के बाद बागपत पुलिस के पास जाते हैं और कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। पुलिस उस मंदिर में जाने से बच रही थी, उन्हें लग रहा था कि मंदिर में ये सारी चीजें तो हो नहीं सकती, पता लगाया जाए कि इनका लास्ट लोकेशन कहां था। फोन का जब लास्ट लोकेशन पता लगवाया जाता है तो उसकी जो लास्ट लोकेशन थी जहां पे फोन स्विच ऑफ हुआ था वो मंदिर में ही था। दूसरी जो चीज थी कि जितने भी सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए उनकी जाने की तस्वीरें हैं कि वो मंदिर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मंदिर से लौटने की जो कोई तस्वीर नहीं है। मतलब फोन लोकेशन और सीसीटीवी लोकेशन एक ही और इशारा कर रहे हैं कि मंदिर के अंदर कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जहां पर जो अंदर के मंदिर के लोग हैं वो छुपा रहे हैं। अब पुलिस सीधा मंदिर में हाथ डालने से पहले, क्योंकि ये जो समय था कावड़ यात्रा भी चल रहा था, पुलिस की जो टीम थी, जो जितने भी जवान थे अलग अलग जगहों पर ड्यूटी पर लगे हुए थे और इसलिए कोई भी एक तरीके से बड़ी पुलिस फोर्स के साथ जाना उस इलाके में बच रहे थे। और जैसे ही मंगलवार को कावड़ यात्रा एक तरीके से खत्म होती है, पुलिस अपने अपने इलाकों में आती है, अपने अपने थानों में आती है, तो वहां पर एक जो टीम थी वो तो एक तरीके से कावड़ यात्रा में लगी हुई थी, एक टीम इंटेल इकट्ठा कर रही थी, मतलब सबूत एक तरीके से जुटाने की कोशिश कर रही थी। मुखबिर को उन्होंने एक्टिव कर रखा था। अब जो 3 शिष्य हैं और एक महंत है,
4 लोगों ने मिलकर कत्ल किया, 4 लोगों ने मिलकर मिट्टी खोदी, वहीं पे लाश गाड़ी। अब उसी में से कोई एक मुखबिर बन जाता है और सीधे तौर पर जाकर कहता है कि सर, मैं सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हूं, मैं बताता हूं कि कहां पर उस मंदिर में लाश को गाड़ा गया था। जो 2 लड़के जिंदा आए थे वो मुर्दा बनकर उसी मंदिर के एक तरीके से हवन कुंड के नीचे दफन हो चुके हैं। पुलिस पहले झिझकती कि इसकी बात पर विश्वास किया जाए ना किया जाए, लेकिन जब पुलिस को पूरा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये झूठ नहीं बोल रहा है और सरकारी गवाह बनने के लिए ये तैयार है, पुलिस रात के तकरीबन 12-1 बजे के आसपास वहां गश्त लगाना शुरू करती है, अपनी टीम को लेकर जाती है। सुबह तकरीबन 3 बजे के आसपास मजदूरों को लेकर आया जाता है और जबरदस्ती, क्योंकि जो महंत थे वो नहीं चाहते थे और उनके शिष्य नहीं चाहते थे कि वहां पर खुदाई हो, महंत भाग जाता। उसे पता था कि पुलिस अब जो अपने कदम बढ़ा रही है उस कमरे के अंदर, कभी भी उस तक आंच आ सकती है और इसलिए वो फरार हो जाता है। और जो बाकी जो मंदिर के लोग थे वो जानते थे कि यहाँ पे क्या हुआ है, वो रोकने टोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन खाकी वर्दी वाले सबको चुप बिठाकर अलग साइड में उठवाते हैं। और जब खुदाई शुरू होती है तो उस मंदिर के प्रांगण से मुर्दे निकलना शुरू होते हैं और वो जो गवाही देते हैं कि उन्हें किस तरीके से मारकर दफन कर दिया गया, जिस मंदिर में लोग अपनी सुरक्षा के लिए, जिस मंदिर में लोग अपने कसम और अपनी मुराद पूरी करने के लिए पहुंचते हैं, उसी मंदिर के हवन कुंड के नीचे 2-2 लाशों को एक उसी के मंदिर के पुजारी ने दफनाकर वहां से भाग गया है। अब तक की जो जानकारी मिलकर आई है, आज तड़के सुबह जो 3 से 4 बजे के बीच की खुदाई थी, लेकिन अब तक महंत फरार है, पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस अब उस महंत को पकड़ने की कोशिश कर रही है। और कौन सी बात थी जो खुद महंत को इतनी चुभ गई कि उसने फैसला कर लिया कि मैं अंकित और इसरार को अब नहीं छोड़ूंगा, उसका पता लगाने की अब कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल के लिए इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए हमें लगा कि इस खबर को आप तक पहुंचाना जरूरी है। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे, ओनली ऑन क्राइम तक।